नमस्कार वैद्य जी। जी नमस्कार। वैद्य जी, आजकल एक शब्द बहुत प्रचलन में है और मेडिकल की भाषा में कहें तो लोग उस पर अब ये बात करना शुरू कर चुके हैं कि इसके फूड कौन से होने चाहिए, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी जो डाइट है इसकी बहुत बार बात होती है, और इसकी जी बात क्यों इन दिनों ज़्यादा हो रही है और ये क्यों लोग इस बारे में सोचने को मजबूर हैं? थोड़ा विस्तार से मैं इस बारे में जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, ऐसा है, ये जो इन्फ्लेमेशन शब्द है इसका हिंदी में अर्थ होता है सूजन, सोजिश या शोथ। सूजन से तो सब लोग वाकिफ़ हैं। और होता क्या है कि जैसे किसी को चोट लगी तो वहाँ पे निशान पड़ जाएगा, नीला स्थान हो जाएगा वो, या लाल हो जाएगा। उस स्थान को आप छूओगे तो वो गर्म भी लगेगा, वहाँ पेन भी होगा और स्वेलिंग आ जाएगी, सोजिश आ जाएगी। आमतौर पे ये अर्थ हम मानते हैं। खिलाड़ी हैं, कहीं चोट लग गई इस तरीके से, या कोई बच्चा गिर गया या बड़ा भी गिर जाए तो जो हो जाती है, जो चीज़ चोट लगती है उसके फलस्वरूप जो पैदा होती है वो सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है जी। लेकिन ये अर्थ ना काफ़ी है। ये एक लेमैन के लिए हो सकता है, छोटा सा डिक्शनरी वर्ड। डॉक्टरी भाषा में, डॉक्टरी के भी जो पैथोलॉजी का पार्ट है उसमें इसका अर्थ कुछ अलग है। ये हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है अगेंस्ट फॉरेन बॉडी। अच्छा जी। कि जब भी हमारे शरीर में कोई बाहरी चीज़ प्रवेश करती है, जैसे इंजरी, चोट वोट लगी भी बाहरी है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, वायरल इन्फेक्शन होगा, कोई टॉक्सिन अंदर चला जाएगा, तो वो भी, ये जो चार चीज़ें मैंने बताई हैं जिसमें रेडनेस होगा, पेन होगा, हल्का सा फीवर हो सकता है, रेडनेस होगी और सोजिश होगी, ये वहाँ भी होती हैं सेल के लेवल पे, सेलुलर लेवल पे। अच्छा वो छोटे स्तर पे। तो ये दो तरह की होती है, एक तो होती है एक्यूट और दूसरी है क्रॉनिक। एक्यूट में क्या होता है, मान लिया किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो बुखार वगैरह हो गया और आपने दवाई वाई दी, वो ठीक हो गया, कुछ टाइम के लिए हुआ। ऐसी चोट का होता है कि चोट लगी, आपने दवाई वाई ली तो 2-4 घंटे में वो भी सबसाइड हो जाती है। एक आप देखना, मॉडर्न मेडिकल साइंस में बीमारियों के नाम जब पढ़ेंगे ना तो हर एक के आगे कहते हैं टिस, फेरिंजाइटिस, लैरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस। जहाँ भी TIS, टिस शब्द आता है, आप ये मान लीजिए वो इन्फ्लेमेशन है जी। और इसके लिए दुनिया भर की दवाइयाँ हैं। जो सो कॉल्ड स्टेरॉइड्स हैं जिनका बड़ा प्रचलन है, वो भी इन्फ्लेमेशन को ही कम करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि स्टेरॉइड बड़े कुख्यात हैं, बदनाम है, कि लोग ये कहते हैं जी वो तो स्टेरॉइड देता है या स्टेरॉइड मिला के देता है, और जो देने वाला है, धर्मेंद्र जी, मजे की बात है, उसे भी नहीं पता कि ये जो मैं दे रहा हूँ ये कैसे काम कर रहा है और क्या काम करता है। आमतौर पर मेरे ऐसे लोगों से बात हुई, वो कहते हैं जी जो दवाई हम दे रहे हैं उसके प्रभाव को बढ़ा देता है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को वो ख़त्म कर देता है, सबसाइड कर देता है। और जितनी बीमारियां हैं, आधी जो बीमारियों में से आधा हिस्सा जो है वो इन्फ्लेमेशन के कारण होता है। अच्छा जी। तो एक तो हिस्सा मैंने आपको बता दिया, इन्फेक्शन हो गए डे टू डे के। और एक होते है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, कि वो इन्फ्लेमेशन आपके शरीर में बरसों तक रहती है। अच्छा। जैसे आपको कैंसर सबसे बड़ा उदाहरण है। कैंसर अपने आप में इन्फ्लेमेशन का उदाहरण है। और आपके हार्ट में भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, हार्ट डिजीज हो जाएंगी, उससे डायबिटीज़ भी हो जाएगी, उससे ब्लड प्रेशर भी होता है, उससे आर्थराइटिस होती है, जोड़ों के दर्द, इसमें तो टिस वैसे भी आ रहा है, गाउट वगैरह है। और एक होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। आपने आमतौर पर लोग कहते हैं जी मेरे जो है आंतों में जख्म हो गए और वो ठीक नहीं होते। तो ये इस तरह की जो बीमारियां हैं सारी, ये सब इन्फ्लेमेशन का रिजल्ट हैं। और इन्फ्लेमेशन यूँ तो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर इन्फ्लेमेशन ना हो तो आदमी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इन्फ्लेमेशन का अर्थ, जैसे बैक्टीरिया अंदर गया तो हमारा जो प्रतिरोधक क्षमता वाला तंत्र है, जो डिफेंस सिस्टम है बॉडी का, उसमें सबसे ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, WBC जिनको बोलते हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं और वो पहुँचती हैं वहाँ पे खून के जरिए और तरह तरह के एंजाइम्स और चीज़ें निकालती हैं, केमिकल्स जो बाहर से जो एलिमेंट आ रहा है, फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, उसको ख़त्म करती हैं। और जब कभी कम नहीं पड़ तो वो औरों को भी बुला लेते हैं। अच्छा जी। WBCs को कि आओ भाई, मैं अकेला कम पड़ रहा हूँ, तो वो वहाँ क्या होगा कि वहाँ खून का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। तो जो चोट पे आप सोजिश देखते हैं ना, वो उसी का परिणाम है। आप देखिए कि कुदरत ने कितनी बढ़िया व्यवस्था की है। ये लड़ाई हमारे शरीर में हो रही है, डॉक्टर की जरूरत नहीं है।
डॉक्टर है ही नहीं बीच में, है ही नहीं। बैक्टीरिया वायरस अंदर गया, फॉरेन की विदेशी कोई चीज़ गई इस तरह की जो हमारे शरीर को के लिए सुटेबल नहीं है, तो हमारा अपना सिस्टम उससे लड़ता है। और ये जो लड़ाई है ये इन्फ्लेमेशन है, बहुत ही साधारण इसको बोलते हैं मुस्तकबिल जद्दोजहद। मैं पढ़ रहा था तो मैंने किसी को पढ़ा, कोई डॉक्टर हैं खान साहब, तो वो उर्दू का शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो जब मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मुस्तकिल जद्दोजहद, यानी कि बॉडी का सिस्टम बाहरी चीज़ों से लड़ रहा लगातार। तो हम इसको ठीक कर दें तो बहुत सारी बीमारियां क्योर हो सकती हैं। इससे बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं और उनकी ज़्यादा संभावना है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है, कई बार नहीं भी ठीक होती, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इस इन्फ्लेमेशन को होने ही ना दें। क्या पॉसिबल है सर? बिल्कुल पॉसिबल है उसका। उसके पॉसिबल होने के लिए करना ही जरूरी, जैसे आपने बात शुरू करी थी, ऐसे कौन से खाने हैं जिससे हम इन्फ्लेमेशन होने के बाद खाएं तो उससे इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाएगी जी। इस सवाल को उल्टा कर दीजिए आप, हम क्या ना खाएं कि इन्फ्लेमेशन ना हो। अच्छा, सारा झंझट ही खत्म है। सही बात है, ठीक बात है। तो उसमें क्या ना खाएं में सबसे जो बड़ी चीज़ है कि जितनी भी आपकी शुगर है इनको ख़त्म कर दो या मिनिमाइज कर दो, या इनके अल्टरनेटिव ले लो जो बेहतर अल्टरनेटिव है। जितने रिफाइंड ऑयल्स हैं इनको बंद कर दो, और उसके अलावा इसमें आपकी जितनी भी प्रोसेस्ड चीज़ें हैं वो बंद कर दीजिए। जो पैकेज में आ रही है वो चीज़ें बंद कर दीजिए। कुकिंग ऑयल मैंने बताया, तो अगर आप इस तरह की चीज़ें अपने खाने से हटा देंगे तो ये इन्फ्लेमेशन होगी ही नहीं। और मान लिया अगर हो जाए तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे पास ख़त्म करने के लिए, जैसे जितनी भी ग्रीन लीव्स हैं, हरी पत्तियां हैं, वो सारी आप लीजिएगा। टमाटर लीजिए, जो रंग बिरंगी सब्जियां हैं, कैरेट है, इस तरह की चीज़ें हैं, कैप्सिकम जो शिमला मिर्च वगैरह आती है, ये सारी चीज़ें लीजिए। और इसके अंदर आपके ओमेगा 3 जिनमें है फैटी एसिड्स, उनको आप लीजिएगा। ऐसी चीज़ें लें जिससे जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हों, फाइबर बहुत ज़्यादा हों। तो अगर इस तरह का एक खाना खाया जाएगा तो इन्फ्लेमेशन जो हो रही है बॉडी में वो कम हो जाएगी। अब आजकल कई नई चीज़ें आ गई हैं, एवोकाडो है, ब्लूबेरीज़ है, इनके खाने से इन्फ्लेमेशन कम होती है, और बादाम से कम होती है इन्फ्लेमेशन, अखरोट से कम होती है। और अगर इस तरह का आप खाना लेंगे और उन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए जो भी बाजारू माल है, तो इन्फ्लेमेशन होगी नहीं। अगर हो जाए तो आप हफ्ते 10 दिन 15 दिन में भी उससे छुटकारा पा सकते हैं, बशर्ते आप एक वो लाइफ स्टाइल जिएं जो इसके लिए ज़रूरी है, और वो चीज़ खाएं जो इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं। उसमें सीड्स में चिया सीड्स भी आता है, अलसी की बीज आते हैं, फ्लैक्स सीड, मतलब ऐसी पूरी लिस्ट, एंडलेस लिस्ट है कि आप क्या खा सकते, कहीं भी गूगल पे चेक कर लेंगे, ये खाएं और ये ना खाएं। जरूरी उसके लिए ये भी है कि एक तो अपनी बॉडी को आप हाइड्रेट रखें, 8-10 गिलास पानी पर पीना है। नंबर 2, आपकी 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। तीसरी चीज़ ये है कि आपको आधा घंटा पौना घंटा एक्सरसाइज जरूर करनी है, जो भी आपके लिए बॉडी के लिए सुटेबल हो, वो आप तलाश कर लीजिएगा और उस तरीके से रहिए। तो नींद और भोजन। और एक बड़ी बात यह है मैं किसी बहुत बड़े साइंटिस्ट को पढ़ रहा था, वो ये कह रहे थे कि खाना कम खाओ और इतना खाओ कि खाने के बाद भी आपको भूख लगती रहे। ऐसे में मुझे आयुर्वेद की याद आ गई। आयुर्वेद ये कहता है कि जितनी आपको भूख लगी है उससे कम ही खाओ हमेशा। अब 5000 साल पहले का ज्ञान है ये। और वो कहते हैं चौथा हिस्सा आपके पेट का वो खाली रहना चाहिए। यानी 4 रोटी की भूख है तो आपको या मान के चलिए कि 250-300 ऊपर नहीं खानी। और आज वही मेडिकल साइंस ये प्रूव कर रही है कि ज़्यादा खाना, तो ऐसा खाना जो पचने में मुश्किल हो और बहुत देर तक पेट में पड़ा रहे, उससे इन्फ्लेमेशन होगी। तो अगर ये एहतियात रखेंगे कि जितनी भूख है उससे कम खाना, ऐसा खाना है जो पच जाए, सुपाच्य हो, वो हैवी फूड ना हो, इस तरीके के आप पूरियाँ खा रहे हैं, कचौरियाँ खा रहे हैं, दबा के तड़के लगा के दालें खाई जा रही हैं, राजमा खाया जा रहा है, समोसे खाए जा रहे हैं, रसगुल्ले, जाम, ये सब बीमारियों की जड़ है जो भी आप अंदर ले जा रहे हो। और बुनियादी चीज़ मैं बता दूं आपको कि जिस चीज़ में मज़ा आता है उसकी सज़ा जरूर मिलनी है ना। और मजा, जीभ को जो अच्छा लगेगा उसमें कुछ ना कुछ है। चूँकि मज़ा आपको एक स्टेज पर रुकने नहीं देता। यार मज़ा आ रहा है, एक गुलाब जामुन और ले ले, तो बस एक और ले लो। तो मज़े का ये जो कांस्टेंट प्रक्रिया है ना उसकी, वो बढ़ता ही चला जाता है। तो कहीं आपको अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा कि ये मेरी हद है।
मॉडरेशन में मैंने चीज़ें लेनी है। तो मैंने आपको बताया आधी से ज़्यादा बीमारियां इन्फ्लेमेशन की वजह से होती हैं। इन्फ्लेमेशन के कारण ये हैं और इन्फ्लेमेशन किन चीज़ों से कम हो सकती है वो चीज़ें बता दी। जो हो ही ना उसका एक बेस्ट तरीका वही है, वही 4-5 चीज़ें हैं जो बाज़ारों से मिलती हैं, बाज़ार से आपके किचन में आ रही, उनका सफाया कर दो। आयुर्वेद कहता है कि वात और कफ का प्रकोप है ये। अगर वायु और कफ बढ़ेगा शरीर में तो शोथ बढ़ेगी। तो उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। धर्मेंद्र जी, हम ये नहीं बता सकते अपने लोगों को कि आप ये खाइए, हम ये तो बता देंगे ये मसाले खाओ, ये सब्जियां खाओ, क्योंकि आयुर्वेद का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वो पर्सनलाइज्ड है। हमारे यहाँ रोग के कारण को समझा जाता है और उसके बाद ही चिकित्सा होती है। ऐसा नहीं है हम एक लाठी या डंडे से सबको नहीं हाँक सकते कि 2-3 दवाइयाँ वो आप सब पे अप्लाई कर रहे हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस की तरह। ये नहीं है। हमारे पास मरीज आएगा तो हम पूरा ध्यान दे के पूरी इसको स्टडी करके कि इसकी प्रकृति क्या है और ये जो बीमारी इसको हुई है उसकी क्या प्रकृति है, जो औषध हम दे रहे हैं उसकी क्या प्रकृति है, तब जाके ये चीज़। आयुर्वेद की प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल काम है, ये बच्चों का काम नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि इस देश में हर्बल रेमेडीज़ के तो बहुत लोग हैं इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन जिसको कहते हैं ना झोला छाप डॉक्टर, वो केवल आपको एलोपैथी के मिलेंगे, जो सीजनल ग्रामीण क्षेत्रों में घुस जाते हैं और उनको पैसे ना भी तो वहाँ से दाल ले आते हैं, सब्जी ले आते हैं, छाछ वाछ ले आते हैं उसके एवज में, वो आपको आयुर्वेद वाले कम मिलेंगे। हाँ, आयुर्वेद का कोई डॉक्टर आपको झोला छाप नहीं मिलेगा। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अगर कहीं भी आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ये भूल जाइए कि वो ऐसी रेमेडी कि आपने पूछा और मैंने बता दिया। ऐसी बहुत शिकायतें हमारे मिलती हैं, कमेंट आते हैं, करते हैं लोग, और उनका एक ही जवाब है कि या तो आप हमसे वीडियो पर बात करें लंबे टाइम के लिए, या सामने आ जाएं हमसे मिलने, तो कम से कम आधा-पौना घंटा हमें लगेगा इस निष्कर्ष पर पहुंचने की कि आपकी बीमारी क्या है। और अगर वो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड बीमारी है जैसे इन्फ्लेमेशन, जो आधी से ज़्यादा बीमारियों के कारण, तो उसमें भी हमें आपको समझाना पड़ेगा कि आपने क्या खाना है, कैसे रहना है। और एक बड़ी चीज़ है, आयुर्वेद कहता है कि आहार विहार पर ध्यान रखना, कि आपका खाना कैसा हो। विहार का मतलब है लाइफ स्टाइल ही है वो, कि वो कैसा हो, जिसकी आजकल बहुत चर्चा हो रही। एक चीज़ उसमें एक नहीं बल्कि 2 चीज़ जोड़ दी, एक है विचार, और एक चौथी चीज़ जो मैं जोड़ता हूँ, हो सकता है शायद किसी और के दिमाग में है, वो है व्यवहार। आहार विहार विचार और व्यवहार। क्योंकि व्यवहार मतलब डीलिंग, अगर आपकी डीलिंग अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ या समाज के और तबकों के साथ प्रॉपर नहीं है, तो उसका आपके दिमाग पे असर पड़ेगा और अंततः गत्ता वो बीमारी का कारण बनेगा। ये विचार कि अगर आप खंडित विचार लेके चलेंगे, दुष्ट विचार आपके दिमाग में आएंगे, गंदे विचार मन में आएंगे, तो उसका भी असर पड़ेगा। तो आहार विहार विचार और व्यवहार की पवित्रता बेहद जरूरी है और वो इन्फ्लेमेशन पे भी लागू होती है ना। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से बचने के लिए सबसे बड़ी सलाह ये कि बाजार की तरफ मुंह ना करें, और जो अपना देसी खाना है, जो हम सीजनल रीजनल की बात हमेशा करते रहें, जो भी आपको उपलब्ध है वो खाइए। और ये बहाना ना बनाएं कि भाई मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, क्योंकि टेस्ट डेवलप किए जाते हैं। बचपन से आपको जिस चीज़ की आदत डाल दी वो बनी रहेगी। तो उसको बदलना भी आपको आना, और व्यापक हित में आप स्वस्थ रहें उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने खाने पीने में परिवर्तन कर लें। और विशेषकर 50 साल के बाद के जो लोग हैं वो तो बिल्कुल सतर्क हो जाएं इन चीज़ों से, बल्कि 40 के बाद ये सतर्क हो जाएं। ये जो टाइम है ना 40 तक, यहाँ कर लो आपने जो कुछ करना है, वो भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं मानते तो कर लो। मुझे अब छोड़ देना चाहिए। हाँ, लेकिन जैसे देखिए बिल्कुल सीधी बात है, इन्फ्लेमेशन का एक कारण और मैं बता दूं, वो है वजन। अगर आपका आइडियल वेट 70 किलो आना चाहिए और वो 90-95 है, तो जो 20-25 किलो को एक्स्ट्रा आपकी बॉडी ढो रही है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करेगी। तो इसलिए अपने वजन को नियमित रखना है और नींद को बिल्कुल बैलेंस रखना, और स्ट्रेस नहीं लेना चीज़ों पे। ये अपने दिमाग से उतार दिए कि मेरी वजह से सृष्टि चल रही है, या मैं होऊंगा तो तभी सब कुछ चीज़ें सामान्य होंगी, ऐसा कुछ नहीं होना। अगर मैं चला गया तो क्या होगा? हाँ, नहीं, लोग तो ये भी सोचते हैं कि अमुक ऐसा सोचते ना लोग वर्षों जीते रहते हैं। हाँ कि मैं चला गया तो क्या होगा, और बता चल रहा है 50 साल जी रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। तो ये बहुत आपने प्रासंगिक सवाल किया इन्फ्लेमेशन का, और हमने कोशिश की है कि बहुत आसान शब्द, हालांकि बहुत ही सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि घंटों बात की जा सकती है। इस पर और भी वीडियोस बना लेंगे। ऐसे बहुत से फूड स्टफ हैं जो इस काम में आते हैं, बहुत मसाले हैं,
लेकिन बहुत ज़रूरी बात यह है कि हम इस प्रोसेस को समझें, लेकिन इन्फ्लेमेशन होती कैसे है वो हमने बता दिया आपको। कोई भी फॉरेन बॉडी आपके शरीर में जाएगी, आपका शरीर उससे लड़ेगा, उसकी जो लड़ाई है वही एक्चुअल में इन्फ्लेमेशन है। और ये चीज़ें आपकी इम्यूनिटी बढ़ती रहे, इन्फ्लेमेशन कम से कम हो, उस तरह का आपको भोजन लेना है। और ये एहतियात रखनी है कि बाजार से नाता तोड़ो, खेत से नाता जोड़ो। वैद्य जी की ये कोशिश है कि हमें घर बैठे स्वस्थ किया जा सके, और इसीलिए ये इस तरह के टॉपिक चूज करते हैं जिससे हमें डॉक्टर के पास जाने से पहले ही हम ठीक रहें, घर पे ही ठीक रहें। तो फूडीज और मेडिसिन सीरीज चलती रहेगी दोस्तों, और वैद्य जी की कई वीडियो आप लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वो वाले वैद्य जी नहीं है कि 500 रुपये में आपका रामबाण इलाज, या रामबाण इलाज होता है पर उसके लिए समय लगता है। कोई जो क्विक चीज़ें आपको बेची जा रही हैं वो आपका स्वास्थ्य खराब कर रही हैं। उसमें यूट्यूब पे वैद्य भी शामिल हैं, उसमें हर तरह के डॉक्टर शामिल हैं। इसमें दिक्कत एक और धर्मेंद्र जी जो मैंने महसूस किया है कि लोग कहेंगे जी मैं 10-12 साल से एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, और आयुर्वेदाचार्य से हुए प्रश्न करते हैं जी कितने दिन में ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी उस पर इतना प्रेशर बना देंगे पहले ही कि उसको ये लगता है कि तो पहाड़ जैसी समस्या है, और खुद मरीज तैयार नहीं है ठीक होने के लिए। ये सवाल तो डॉक्टर से भी करना चाहिए था उनको, कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा। और ठीक नहीं होते। जितनी भी लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारियां उन सबका ट्रीटमेंट है लाइफ लॉन्ग है, चाहे वो डायबिटीज हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, थायराइड हो। ऐसी कोई दवाई मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में नहीं है जो आपने ली और हफ्ते 10 दिन 15 दिन महीने में आप ठीक हो जाएंगे। तो आयुर्वेद या अल्टरनेटिव थेरेपीज के डॉक्टर से ये उम्मीद करना कि हम वहाँ जाएंगे और झटके में ठीक हो जाएंगे, और जो लोग आपके बता रहे हैं कि 3 दिन में शुगर खत्म, 4 दिन में आपके ये हाई ब्लड प्रेशर खत्म, पता नहीं क्या 8-10 नाम इन्होंने रटे हुए, कोई ठीक नहीं होता। ये गारंटेड बात है। आयुर्वेद तो कम से कम ये गारंटी देगा नहीं। आयुर्वेद में तो सीधी सी बात है, जितनी मेहनत डॉक्टर करेगा उससे ज़्यादा मरीज को करनी पड़ेगी। दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं करा तो, लगातार ऐसे वीडियो आते रहेंगे। शुक्रिया आपका, नमस्कार।